मियामोटो शिगोरी, जिन्होंने मारियो ब्रोस और डोंकी कॉन्ग जैसे फेमस गेम बनाए थे, उन्होंने निंटेंडो के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साफ साफ एक बात लिखी थी, या फिर निंटेंडो ने एक बात लिखी थी कि उन्हें कभी भी बाइक चलाना अलाउड नहीं होगा। ये इसलिए लिखी गई थी कि निंटेंडो को पता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया या फिर छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उनको कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और इसीलिए ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी कि वो कभी भी बाइक नहीं चलाएंगे या फिर कोई भी कार ड्राइव नहीं करेंगे। भले ही उनके पास बहुत सारे कार और बाइक थे या फिर होंगे, लेकिन उन्होंने पूरे लाइफ में कभी भी वो नहीं चलाए जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे गेमिंग रैंडम फैक्ट। तो मेरा नाम है मिस्टर कॉमिक, आप देख रहे हो मिस्टर कॉमिक चैनल। और सर ये शुरू करते हैं। पता तो होगा ये स्टाइल किससे शुरू रही है, तो इंट्रो चलाओ। चल चुका है, ओके। जब कोनामी अपनी एक सुपर हिट गेम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल को पब्लिश करने वाली थी, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का थर्ड पार्ट रिलीज करने वाले थे एज अ गेम, तो उन्हें पता था कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे, उसी के साथ निंटेंडो के ऊपर इसकी पायरेसी भी ज़रूर होंगी, जो कि होनी ही थी। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए एक सॉफ्टवेयर या फिर एक चिप या फिर एक कोडिंग ऐसी की थी कि जैसे निंटेंडो के चिप को ये पता चलता है कि ये कैसेट या फिर ये DVD फेक है, तो वो धीरे धीरे जो एनिमी थे उसकी हेल्थ बढ़ा देता था, और जो टर्टल थे, जो हीरोज़ थे, उनकी हेल्थ कम कर देता था। जिसके अंदर एक पॉइंट पे, यानी कि पायरेसी के अंदर, पायरेसी की जो कॉपी थी उसके अंदर श्रेडर जो मेन विलन है वो इमॉर्टल हो जाता, यानी कि वो कभी मरता ही नहीं था। और इस तरह से कोनामी ने करीब 13% की ये कर दी थी, यानी कि पायरेसी रोक दी थी। जैसे कि हमारे जैसे लोग लास्ट स्टेज पे पहुँचते गेम बंद कर देते, तो वैसे बहुत से लोगों ने किया भी होगा, लेकिन कोनामी के इस रुतबे के वजह से या फिर चाल के वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पा ली थी। जब नोकिया मोबाइल्स के डाउनफॉल शुरू हुए थे, यानी कि जब नोकिया कंपनी डूब रही थी, उसी वक्त फिनलैंड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनकी GDP बहुत ही तेज़ी से गिर रही थी, क्योंकि नोकिया बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता था उस कंपनी के द्वारा या फिर अपने एम्प्लॉय के द्वारा उस फिनलैंड के GDP को बढ़ाने में या फिर एम्प्लॉय रखने के लिए। लेकिन जब कंपनी बंद हो गई तो बहुत ही ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए और GDP बहुत ही तेज़ी से गिरने लगी। लेकिन एज अ गेमर आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी कि GDP को रिकवर किसी और दूसरी चीज़ ने नहीं, तो एंग्री बर्ड गेम और द क्लैश ऑफ क्लैन गेम ने रिवाइव किया था। अगर ये दोनों गेम सही समय पे नहीं आते तो शायद फिनलैंड पूरी तरह से डूब जाता, या फिर उसकी भी वही हालत होती जो अभी इंडिया की है। समझ तो आप गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन दो गेम की वजह से फिनलैंड वापस से अपने बलबूते पे खड़ा रहा है। आपने पैकमैन गेम तो खेली होंगी, अगर खेली नहीं है तो देखा तो होंगे, और देखा ही नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि एक कॉन्सेप्ट क्या है, कि पैकमैन कैसे काम करता है। लेकिन आपको पता है कि पैकमैन के पूरे गेम के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप छुप के रह सकते हो, फिर उस जगह पे जाने के बाद आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता कितने भी समय तक। एक ऐसी जगह या फिर एक हिडन स्पॉट वहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि हिडन स्पॉट क्यों है या फिर कोई गलती है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं है। ये गलती जानबूझ के डाली जाती है क्रिएटर के द्वारा या फिर जो गेम बनाते हैं उनके द्वारा, कि अगर फ्यूचर में कभी उन्हें दिखाना पड़े, कि उन्हें गेम खेल के दिखाना पड़े, तो वो ऐसे सीक्रेट या छोटे छोटे हैक यूज़ करते या फिर चीट यूज़ करते खुद की मदद से, जहाँ पे वो अपनी खुद की इज्जत बचा सके कि हाँ मैंने ये गेम बनाई है, मैं इसे खेल भी सकता हूँ और पार भी कर सकता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ गेम में जानबूझ के डाली जाती है। लेकिन आपको ये शायद बात पता थी या नहीं थी, या फिर ये स्पॉट कहाँ पे? अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि पैकमैन के अंदर ऐसा स्पॉट कहाँ पे है जहाँ पे आप छुप के रह सकते हो। माइनक्राफ्ट गेम आपने देखी तो होंगी, खेली तो होंगी, और खेली नहीं तो पता तो होंगी ही। अगर आप माइनक्राफ्ट के पूरे मैप के ऊपर जाते हैं और उसको गिनने की कोशिश करते हैं, तो हमारे वो पूरे पृथ्वी से करीब 9,258,235 गुना ज़्यादा बड़ा है एक्चुअल पृथ्वी से। शायद बहुत से लोगों को ये फैक्ट पहले से पता होगा, जो गेमर होंगे, प्रो हार्ड गेमर होंगे, उन्हें पता होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि DOX नाम की एक गेम निकली थी 2000 सन के अंदर, यानी कि सन 2000 में, जहाँ पे उन्होंने अपने ग्राफिक में ये दिखाया था कि ट्विन टावर बर्बाद हो चुका है और आतंकवादियों ने उसे फोड़ दिया है, तबाह कर दिया है, ठीक उसी तरह से जैसे एक्चुअल लाइफ में हुआ था, यानी कि प्लेन के हादसे से। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उनसे ग्राफिक के अंदर कुछ गलतियाँ हो गई थी और वो ग्राफिक वापस से बनाना बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो उन्होंने ऐसे एक फेक स्टोरी डाल दी थी अपने कवर के ऊपर कि ट्विन टावर क्यों नहीं है इस गेम के अंदर। लेकिन करीब 2 या 3 साल, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2011 में, यानी कि करीब 11 साल के बाद, 11 ईयर के बाद एक्चुअली में यही घटना रिपीट हुई थी। अब ये देखना पड़ेगा कि आतंकवादियों ने भी उसे पढ़ा था और बाद में ये प्लान बनाया, या फिर पहले से फिक्स था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जो हुआ है।
क्या आपको पता है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी कि GTA एक नॉर्मल रेसिंग गेम होने वाली थी एक्सपर्ट की तरह, लेकिन वहाँ पे कुछ ग्लिचेस आ गए और जब भी किसी गाड़ी को ठोका जाता है, कोई क्राइम होता है, तो उनके पीछे पुलिस की गाड़ी लग जाती है। तो ये देखते हुए क्रिएटर को बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उन्होंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी कि GTA को उसी तरह बनाया जैसे हम उसे खेलते हैं आज के दिन में। यानी कि अगर वो ग्लिच नहीं आता तो हमें GTA जैसी एक फेमस गेम कभी मिलती ही नहीं। क्या आपको पता है साइंटिस्ट के मुताबिक टेट्रिक्स गेम जो आप खेलते हो या फिर कभी ना कभी खेली होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती है आपकी सेक्स पावर और उसी के साथ आपकी भूख भी बढ़ा देती है, फिर नॉर्मल कर देती है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो बढ़ा देती है और ज़्यादा लगती है तो कम कर देती है, क्योंकि उसके अंदर उतना दिमाग लगाना पड़ता है। उसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा मददगार है ड्रग्स कम करने में। यानी कि आपको अगर सिगरेट पीने की आदत है या फिर कोई और ड्रग्स लेने की आदत है टोबैको टाइप की, तो आप इस गेम को खेल सकते हो। और उसके साथ साइंटिस्ट ने यह पाया कि जो ये गेम खेलता है करीब 34% यानी कि 34% वो आदमी कम सिगरेट या फिर टोबैको या फिर बाकी के ड्रग्स वो लेता है, उसे कम कर दिया है। GTA के बारे में एक और फैक्ट आपको ये बता दूं कि GTA 4 जब रिलीज़ होने वाली थी तो रॉकस्टार गेम ने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए थे उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसके पास इस गाने के कॉपीराइट थे। वॉक द नाइट नाम की एक सॉन्ग को GTA 4 के अंदर यूज़ किया गया है और उस आदमी के कॉपीराइट होल्डर को ढूंढने के लिए रॉकस्टार ने करीब 1.5 महीने गुजार दिए थे। प्राइवेट डिटेक्टिव लगाए थे उस आदमी को ढूंढने के लिए और वो कॉपीराइट क्लेम लेने के लिए या फिर वो कॉपीराइट खरीदने के लिए। क्या आपको पता है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर वीडियो गेम के कंसोल और टीवी रखे गए हैं। उनका मानना है कि जब से उन्होंने वो कंसोल और टीवी वहाँ पे रखा है तब से टीनेजर की आने की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और उसी के साथ बुक भी बिक रही है। ऐसी बात नहीं कि वो बच्चे आते हैं गेम खेलते और चले जाते हैं, वो बुक भी खरीदते हैं। शायद से इसके पीछे ये रीज़न होगा कि बच्चे आएंगे गेम खेलेंगे, गेम खेलते खेलते बोर हो जाएंगे, बाद में वो कुछ बुक उठाएंगे पढ़ेंगे और अगर उन्हें अच्छी लगी तो घर जाके पढ़ेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट था पता नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा तो कमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो यही है, लेकिन हाँ उनका कहना है कि इससे बुक की बिक्री कई 12 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। अलेक्जेंडर सेब्रो इस नाम के एस्ट्रोनॉट ने, जो कि एस्ट्रोनॉट था और रशिया का था, लेकिन वो कभी चांद पे नहीं गया, वो स्पेस के अंदर गया है। उसने स्पेस के अंदर एक गेम खेली थी टेट्रिस, सॉरी मुझे प्रोनाउंस नहीं हो रहा ठीक से, आप याद करके गलतियाँ कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने एक गेम खेली थी और वो गेम खेली थी गेम बॉय के अंदर या फिर गेम बॉय के ऊपर, जो कि एक कंसोल आता है। इसी के साथ गेम बॉय दुनिया का पहला और एकलौता ऐसा गेमिंग कंसोल बन गया था जो धरती से बाहर यानी कि स्पेस के अंदर भी खेला गया है। अभी तक फिर से कोई भी गेम बॉय कोई और गेम निंटेंडो वगैरह लेके बाहर नहीं गया गेम खेलने के लिए, यानी कि स्पेस के अंदर नहीं गया। तो अभी तक सिर्फ गेम बॉय ही ऐसा अकेला कंसोल है जो आउट ऑफ स्पेस में भी खेला गया है। आगे का फैक्ट सिर्फ और सिर्फ गेमर के लिए है और शायद उनके लिए खुशखबर है या फिर एक बहुत ही मनोरंजन बात है। आपको पता है कि जो भी गेमर है, मतलब जो मोस्ट लाइकली गेम खेलते हैं, वो लिक्विड ड्रीम्स देखते हैं। उनकी ड्रीम लिक्विड की तरह होती है, लिक्विड की तरह मतलब पानी की तरह नहीं। तो वो जैसे सपने के अंदर जाते हैं तो वो एक पॉइंट पे ऐसी जगह पे हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि वो गेम ब्यूरो वो एक सपने के अंदर है और वो सपने के अंदर खुद को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है और शायद आपके साथ भी होता होगा कि आप डायरेक्ट से उड़ने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है कि आप सपने के अंदर हो। ये बहुत बार होता है और ये सिर्फ और सिर्फ खास तौर पे मतलब ऑलमोस्ट 85% ये सिर्फ और सिर्फ गेमर के साथ ही होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा गेम खेलते हैं उन्हें बटनों की तरह एक इंसान को कंट्रोल करने की आदत होती है। तो जैसे वो सपने के अंदर उन्हें पता चलता है कि ये कोई कैरेक्टर है तो वो खुद के कैरेक्टर को ही एक गेम बॉय की तरह या फिर एक गेम की तरह ले लेते हैं और खुद को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाते हैं। क्या आप ऐसे कभी लिक्विड ड्रीम के अंदर फंसे हो या फिर मज़े किए हैं? मैंने तो बहुत किए हैं। तो चलो इसके ऊपर भी कमेंट कर देना। सुपर मारियो ब्रोस के क्रिएटर का कहना है कि अगर सुपर मारियो कोई एक्चुअल इंसान होता है, एक रियल लाइफ पर्सन होगा, तो उसे पूरी वो जर्नी या फिर पूरा लेवल या पूरी गेम को पार करने के लिए यानी कि स्विम, उड़ना और चलना सब कुछ मिला के करीब 3.5 माइल्स यानी कि करीब 10 किलोमीटर चलना, भागना, दौड़ना और स्विम करना होता पूरा गेम को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि बहुत से लोगों ने घोस्ट एंड गॉब्लिन गेम नाम के बारे में सुना ही होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें मैं बता दूं कि ये गेम वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट और टफेस्ट गेम है एंड करने के लिए। ये गेम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से बनाया गया है, ये जानबूझ के इतना मुश्किल बनाया गया है
लेकिन क्या आपको पता है घोस्ट एंड गॉब्लिन्स के अंदर 2 अलग अलग एंडिंग है। आप पहली बार कैसे भी मरते हुए या फिर कुछ भी अपना पूरा दिन बिता के, पूरी लाइफ बिता के पहली बार वो गेम कंप्लीट करते हो तो वो गेम फिर तो आपको फोर्स करती है, एक लिक्विड या फिर टाइमलाइन दिखाती है कि जो गेम आपने अभी खेली है वो कैरेक्टर के ड्रीम के अंदर है। अभी आप वापस से गेम खेलिए और फिर आपको एक्चुअल में एंडिंग दिखाई जाएंगी कि इस गेम की एंडिंग क्या है। और जो एक्चुअल प्रो हार्ड गेमर होते हैं वो गेम वापस से खेलने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में एंडिंग देखनी होती है कि गेम के एंडिंग में हुआ क्या है या फिर उसकी एक्चुअल एंडिंग क्या है। GoldenEye 007 ये एक जेम्स बॉन्ड की गेम थी जो N64 के ऊपर लॉन्च हुई थी। और इस गेम के बारे में जिसे पता नहीं, मैं उन्हें कह दूँ कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक गेम थी। इन्होंने गेम इंडस्ट्री को बदल दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि इस गेम के ऊपर सिर्फ 9 लोगों ने काम किया था, यानी कि 9% ने काम किया था। उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन को गेम डेवलपिंग आती थी या गेम क्रिएशन आता था, और बाकी के 8 बंदे जो थे उन्होंने पहली बार किसी गेम के ऊपर काम किया था या फिर करने वाले थे। लेकिन तब भी ये गेम बहुत ही ज़्यादा सुपर हिट हुई और इस गेम ने बहुत ही ज़्यादा नए रिकॉर्ड भी बनाए थे और गेमिंग इंडस्ट्री को कहीं कहीं बदल दिया था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अभी PUBG ने बदला है, उसी तरह से GoldenEye 007 ने गेम इंडस्ट्री को बदला था N64 के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। मुझे जितने भी गेम के अच्छे फैक्ट मिले मैंने सब कुछ घुसेड़ दिए हैं, इसलिए शायद वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई है। लेकिन ये पहली बार कुछ नया ट्राई किया है कि फैक्ट बताना। वैसे ये कॉपी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ये किसकी कॉपी है, तो इसको भी कमेंट कर सकते हो, शेयर ज़रूर करना। अगर शेयर नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों के सामने फैक्ट बता के थोड़ा शो अप कर सकते हो कि हाँ मुझे भी पता है, देख ले मैं प्रो हार्ड गेमर हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको माइक की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस लग रही है तो ये इसलिए क्योंकि मेरे घर के बाजू में नवरात्रि के सॉन्ग चालू है, डांडिया चालू है, गरबा चालू है और वो इसके साथ मिक्स हो रही है। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, एंजॉय करो, मुझे भी जाके गरबा करना है। तो थैंक यू। ओए आउटरो लगा।